सब स्वागत है आप सबका बड़ा बिजनेस की बिजनेस क्लास में। मैं हूं कुशल सिंह, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ badabusiness.com। और मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं, ऐसे टॉप 10 टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके किसी भी बिजनेस में, आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो आप अपने कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करके चलोगे, कैश फ्लो को आप कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहता हूं आपको, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। उससे पहले जबकि मैं स्टार्ट करूं, हमारे बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर संजय कथोरिया जी का मैं सरहृदय धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके सहयोग से, जिनके दिखाए गए रास्ते पर, जिनके सुझाव से मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं और मैं इस वीडियो को बनाने में सक्षम हो पा रहा हूं। उनके बिना शायद मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो ना बना पाता। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी बिजनेस में उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको बिजनेस ग्रोथ करना है तो आपके शरीर में जैसे खून होता है ना, जो कि दौड़ता है, खून अगर शरीर में ना हो तो आदमी खत्म। वैसे ही अगर किसी कंपनी में कैश फ्लो ना हो तो कंपनी खत्म। तो आपको अगर कंपनी, अपनी बिजनेस को ग्रोथ करना है, चाहे छोटा सा किराने का दुकान हो और चाहे कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, तो आपको ये 10 स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट योर इन्वेंट्री टू सेल्स। जी हाँ, कन्वर्ट योर इन्वेंट्री टू सेल्स। आपके दुकान में, आपकी कंपनी में, आपके गोदाम में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उस इन्वेंट्री को जल्द से जल्द आप सेल करिए, कन्वर्ट करिए उसको सेल में, क्योंकि वो बैठे बैठे आपकी पूंजी खा रहा है और आपको कोई भी उसमें से रिटर्न नहीं मिल रहा है। आप वो कैसे करोगे? इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी बिजनेस में अगर आपके पास बल्क इन्वेंट्री हो गई तो आपका प्रॉफिट वहां पर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे कि आपको बिजनेस में आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2 कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक वी मार्ट कंपनी है जो अपने इन्वेंट्री को 60 डेज में कन्वर्ट करती रहती है सेल्स में, और एक डी मार्ट कंपनी है जो अपने इन्वेंट्री को केवल और केवल 15 दिन में कन्वर्ट कर देती है। डी मार्ट कंपनी का प्रॉफिट रेशियो थोड़ा कम है, लेकिन वो अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने में माहिर है। पर उसको इसका एडवांटेज है क्योंकि उसने बहुत ही तेजी के साथ अपनी इन्वेंट्री क्लोज करी और अपना टर्नओवर बढ़ाया। उसका वी मार्ट कंपनी की तुलना में कई गुना ज्यादा टर्नओवर होगा, जो कि उसके प्रॉफिट को इंडिकेट करेगी, उसकी स्केलेबिलिटी को इंडिकेट करती है। या इससे सीधा पता चलता है कि डी मार्ट कंपनी के कस्टमर्स वी मार्ट कंपनी से कई गुना ज्यादा हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप अपना इन्वेंट्री फास्टली, तेजी के साथ अगर आपकी इन्वेंट्री मूव हो रही है, सेल हो रही है, तो उतनी ही तेजी के साथ आपको कैश फ्लो आता है, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बिजनेस का इन्वेंट्री फास्ट सेल, इन्वेंट्री कन्वर्ट करने के लिए सेल में 3 स्टेप्स अपनाने होंगे। एक एनालिसिस करना होगा, FSN एनालिसिस। ये FSN एनालिसिस क्या है? FSN 3 कैटेगरी में डिवाइड है। F मतलब होता है फास्ट मूविंग आइटम्स, S मतलब होता है स्लो मूविंग आइटम्स, एंड N मतलब होता है नॉन मूविंग आइटम्स। किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टोर पर ये तीनों कैटेगरी के माल आपको मिलते हैं। फास्ट मूविंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कि कस्टमर जिसको का बेस होता है और उसके दुकान उसी प्रोडक्ट के हिसाब से चलता है और सबसे तेज वही प्रोडक्ट बिकता है। स्लो मूविंग आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो कस्टमर्स के, जो दुकानदार के कस्टमर कभी कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, पर उसके लिए उसको रखना बहुत ही जरूरी होता है। और नॉन मूविंग आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो कस्टमर्स बिरले कभी ले जाता है, लेकिन उसको रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका फास्ट मूविंग आइटम, स्लो मूविंग आइटम एंड नॉन मूविंग आइटम, ये कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए मैं आपको बता दूं। फास्ट मूविंग आइटम आपका 70 से 80% के क्वांटिटी में आपके स्टोर में होना चाहिए। स्लो मूविंग आइटम आपका 10 से 20% के परसेंटेज में होना चाहिए। और नॉन मूविंग आइटम्स आपका जो बचता है वो आइटम रहे तो ज्यादा अच्छा है। 10% या उससे कम जो है आपका परसेंटेज में नॉन मूविंग आइटम्स होने चाहिए, पर होने चाहिए।
एक तरीका है जिससे आप अपने नॉन मूविंग आइटम को सेल कर सकते हो। आप बंडलिंग कर सकते हो नॉन मूविंग आइटम्स का फास्ट मूविंग आइटम के साथ कंबाइन करके उसको बल्क उसको ग्रुपिंग करके उसकी सेल कर सकते हो। कैसे? जैसे कभी कभी आजकल आप देखेंगे सर्फ एक्सेल के साथ बड़ी सी बाल्टी या बड़ा सा जो है भगोना टाइप का मिल रहा है। वो भगोना कोई लेना तो चाहता नहीं, लेकिन एक दिमाग में होता है कि फ्री मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि फ्री चीजों के पीछे बहुत तेज भागता है। तो वो आपको फ्री मिलता है तो आप जाकर उस सर्फ एक्सेल को उस जो है डिटर्जेंट पाउडर को खरीदते हो और उसके बाद जो है आप उसको वो फ्री में लेकर आते हो। तो वो कंपनी वाले ने क्या किया, स्टोर वाले ने ये दिमाग लगा दिया, उसने अपना नॉन मूविंग आइटम और फास्ट मूविंग आइटम साथ कंबाइन करके उसको सेल कर दिया। यही इस स्ट्रेटजी की बात है। दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप है सेंड इनवॉइसेस क्विकली। आपको जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो आप उस ऑर्डर को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं और आप उस ऑर्डर को डिलीवरी करने के प्रोसेस में लग जाते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उस माल को डिलीवर करने में 4-5 दिन का समय आपका वेस्ट होगा, क्योंकि आपको ऑर्डर मिल गया है। तो उस 4-5 दिन के बाद आप अपना इनवॉइस जनरेट करते हो और अपने कस्टमर को भेजते हो, अपने फ्रेंचाइजी को, अपने पार्टनर को भेजते हो। लेकिन वो कहता है कि आपके बिल भेजने के 30 दिन बाद या 35 दिन बाद मैं पैसा दूंगा। तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। क्या घाटा हो रहा है? आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो आप तुरंत तो क्विकली उस ऑर्डर का इनवॉइस जनरेट कर दीजिए और उस ऑर्डर का इनवॉइस जनरेट करने के बाद वो आइटम जो है उसको अपने दूसरे पार्टनर को, कस्टमर को, बायर को भेज दीजिए। अगर आपने ईआरपी माध्यम से अगर आप काम करते हैं, जैसे मार्ग ईआरपी करता आ रहा है, मार्ग ईआरपी हर एक बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है बहुत ही कम कॉस्ट पे, तो आप जो है मार्ग ईआरपी यूज कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका जो है इनवॉइस जनरेट करके आपके कस्टमर को सेल कर देता है, भेज देता है सॉरी। और वो न केवल आपके इनवॉइस को भेजता है बल्कि आपके उस इनवॉइस की जो फंड है, जो उसकी प्राप्त धनराशि है, उसके लिए भी आपको आपके कस्टमर को बार बार जो है नोटिस देता रहता है, रिमाइंडर देता रहता है, जो कि आपके लिए, बिजनेस के लिए, आपके कैश फ्लो के लिए बहुत ही फायदेमंद की चीज हो जाती है। आपके बिजनेस में आपका कैश फ्लो आपकी जान होती है। आपका टर्नओवर आपका जान नहीं होता है, आपकी कैश फ्लो आपकी जान होती है। आपका रेवेन्यू या आपका इन्वेंट्री आपका एक अहंकार है। जैसा कि हमारे डॉक्टर संजय कथोरिया जी बोलते हैं, आपका रेवेन्यू आपका अहंकार है, किसी कंपनी का अहंकार है, और उतना ही कैश फ्लो उस कंपनी का गर्व होता है। यानी कि कैश फ्लो असली है और रेवेन्यू नकली है। अगर आपके पास कैश फ्लो है तो आप माने जाओगे कि हाँ आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपके बिजनेस में लिक्विडिटी है और आप फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीड के साथ आगे बढ़ोगे। दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप है सेल ऑफ अनप्रोडक्टिव एसेट्स। जी हाँ, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये मालूम होगा कि आप के किसी बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज होती हैं वो रियल होती हैं और एसेट्स जो होते हैं वो फिक्सिशियस होते हैं, क्योंकि उनकी केवल वैल्यू होती है। जो लाइबिलिटीज होती हैं वो वर्क कर रही होती हैं आपके बिजनेस को डाउन करने में। और अगर आपको लाइबिलिटीज सेक्शन में कोई लोन है तो उसका इंटरेस्ट सोने पे सुहागा होता है, मतलब आपका दुश्मन होता है, आपके बिजनेस का दुश्मन होता है आपके बिजनेस को डाउन करने में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बिजनेस में कहीं पर अनप्रोडक्टिव एसेट्स पड़ी हैं, जैसे कोई जमीन पड़ी है जिसका कोई यूज नहीं है, और उस जमीन का आप अगर सेल कर दो तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाए, तो वो आपको तुरंत कर देना चाहिए। दोस्तों हमारा चौथा स्टेप है लीज वर्सेस बाई। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है तो आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में आप अपना बिजनेस रन नहीं कर पाते हो। पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया है। तो आपको वर्किंग कैपिटल को इंश्योर करने के लिए तो आपको कैश फ्लो को मजबूत करना होगा। अगर आप किसी बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो आपका बिजनेस, अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग लेना चाहते हैं जहाँ पे आप दुकान चलाना चाहते हैं, तो आपको उस दुकान को बहुत ही कोशिश करनी होगी कि आप उसको जो है लीज पर लें या किराए पर लें, ना कि उसको सीधा खरीद लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लीज पर लेने वाली चीजें जो है उसमें कई जो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप उसको एज पर यूज, एज पर जो है आप उसको पे करते हो, जैसा आप यूज करते हो वैसा पे करते हो। जैसे कि आपको कहीं आना जाना हुआ तो आप आने जाने के लिए आप 10 लाख की गाड़ी मत खरीद लो, आप जो है रेंट पे गाड़ी लो और आओ जाओ, आपका जो है काम हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगी, रख रखाव का कॉस्ट बचेगा,
बहुत सी कॉस्ट बचती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी कंपनी को कम से कम खर्चे में उसका कैश फ्लो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उसका कैश फ्लो जो है कैसे आप मजबूत कर सकते हैं। तो कम से कम खर्चे में आप अपने कंपनी के कैश फ्लो को ऐसे ही मजबूत करेंगे, छोटे छोटे खर्चों को बचाकर। कभी कभी कई लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसे तो हैं, मैं जमीन या बिल्डिंग ले तो सकता हूँ, मैं ले ही लेता हूँ, और कई लोग ले भी लेते हैं। उससे उनका जो है बहुत बड़ा बल्क अमाउंट जो है किसी पार्टिकुलर एसेट्स में फंस जाता है और वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, जिससे कि आपके बिजनेस के वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट पड़ता है और आपके कैश फ्लो में इफेक्ट पड़ता है और आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई दुकान 20,000 रुपये रेंट के किराए पर ले रहे हो और अपनी दुकान चला रहे हो, और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप उस दुकान को लोन पे खरीद लो, लोन पे ले लो, NBFC के लोन के थ्रू ले लो, तो आपका लोन का इंटरेस्ट 16 से 21% होता है और आपका दुकान का मार्जिन कितना होता है? आपके दुकान का मार्जिन या आपकी प्रॉफिट अगर आपके लोन के परसेंटेज से कम है तो पहले ही आप घाटे में चल रहे हो, लंबा घाटे में चल रहे हो। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है लीज को प्रेफर करिए, ना कि बाई को प्रेफर करिए। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप, 5वां स्टेप है गिफ्ट स्कीम। ये क्या होता है? गिफ्ट स्कीम वो तरीका है, जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर है आपका जिसने कि 30 दिन में बोला कि आपको जो है 1 महीने में आपको पैसा चुका देंगे, और उस कस्टमर ने 20 दिन में या 25 दिन में ही पैसा दे दिया, तो वो आपके लिए तो फायदा हुआ ना। तो आपका कैश तो 5 दिन पहले ही बूस्ट हो गया, जिससे कि आप जो है नेक्स्ट परचेज या सेल में उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे कस्टमर्स को आप नोटिफाई करिए, उनको ग्रेटिफाई करिए और उनको नर्चर करिए। कैसे करेंगे ये आप ऐसे कस्टमर की लिस्ट बनाइए जो ड्यू डेट से पहले पैसा देते हो, तो उनके लिए एक कैंपेन चलाइए, उनको जो है गिफ्ट दीजिए, कैश गिफ्ट दीजिए, कुछ वाउचर दीजिए कि आपके नेक्स्ट पर्सन आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि आपने जो है ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया है। इससे आपके वो कस्टमर जो आपको ड्यू डेट या उसके बाद पैसा देते थे, अगर उनको ये बात पता चलेगी तो वो भी मोटिवेट होंगे कि मुझे भी कहीं ना कहीं इनको जो है पैसा देना चाहिए ड्यू डेट से पहले, ताकि मुझे भी इनका जो है कैश डिस्काउंट का जो है प्रॉफिट ले सकूं, मुझे मिल सके। तो आप ऐसा अपने लॉयल कस्टमर के साथ काम कर दीजिए कि जो आपके कस्टमर लॉयल नहीं है वो भी लॉयल बन जाए। आपके बिजनेस में बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप, 6वां स्टेप है नो कॉस्ट EMI। जी हाँ, अगर आप कोई ऐसे कस्टमर हो या आप ऐसे दुकानदार हो जो कि आप कुछ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो, जैसे कि मोबाइल सेल करते हो या कुछ दूसरा आइटम जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूजेबल होते हैं उनको सेल करते हो, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अगर आप सेल करते हो तो आपको नो कॉस्ट EMI की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि एक आदमी एक दुकान पर गया, उसको 50,000 की टीवी पसंद आ गई, पर उसके पास पैसे नहीं है। उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे टीवी पसंद आ गई है। तो अगर उस दुकानदार के पास नो कॉस्ट EMI की स्कीम होती तो वो ये करता। उसने अपने कस्टमर को बोला कि सर आप ये प्रोडक्ट ले जाइए, आपको चाहे आप आज पैसा दीजिए चाहे 6 महीना बाद दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में भी देंगे, तभी आपको ये टीवी 50,000 का ही पड़ेगा। पहले भी 50,000 का ही अमाउंट था, कैश देते तभी 50,000 का पड़ता, और लोन लेके EMI पे अगर आप देते हो तभी आपको 50,000 का ही पड़ता है। तो ये स्कीम अगर आप अपने कस्टमर को देते हो तो कस्टमर बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि वाह, अरे वाह, उसके मुंह से निकलेगा अरे वाह, ये क्या हो गया, मुझे तो इन्होंने वो प्रोडक्ट दे दिया, EMI पे दे दिया, मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहूंगा, मुझे वो प्रोडक्ट उतने में ही मिल रहा है और मुझे जो है गुड क्वालिटी की एक्सपीरियंस भी मिल रही है, बहुत बढ़िया, अरे वाह। तो ये अरे वाह वाली स्कीम जो है अगर कस्टमर को भाग गई, वो कैसे भागेगी? आप नो कॉस्ट EMI अगर अपने प्रोडक्ट में यूज करते हो तभी। आप नो कॉस्ट EMI कैसे यूज कर सकते हो? आप कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस सर्व है, ये सब जो है और अलग अलग कंपनीज हैं अपने, उनके साथ आप जाइए, टाई अप करिए और उनसे बोलिए कि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है EMI पे सेल करना है। आप उनके साथ टाई अप कर लीजिए और अपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करिए और उनको सेल करिए। देखिए आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी तो कहिएगा और आपका कैश फ्लो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला स्टेप है
क्रेडिट पॉलिसी। जी हाँ, क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधार की पॉलिसी। आज के डेट में ऐसा बहुत ही कम बिजनेस है जहां पे उधार न चलता हो। तो क्या आप बिजनेस नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो बिजनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिजनेस करना है तो आपको उधारी करनी पड़ेगी। लेकिन इससे बचा कैसे जाए? उधार में कई खतरे होते हैं। लोग आपका पैसा लेके भाग सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, डायरेक्ट आपके जो है कैश फ्लो में उसका असर पड़ता है। तो मैं आपको तीन स्टेप बताने वाला हूँ, 3 तरीके बताने वाला हूँ, 3 क्राइटेरिया बताऊंगा जिससे कि आप जो है अपने उधार देने वाले क्रेडिट पॉलिसी को अप्लाई कर सकते हो। आप जान सकते हो कि मुझे किसको जो है कैसे और कितना उधार देना चाहिए। दोस्तों, ये तीनों पॉलिसी का नाम है कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कोलेट्रल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर की। अगर आप अपने बेटे या बेटी की शादी करने जाते हो तो अपने ससुराल पक्ष, बेटे या बेटे के ससुराल पक्ष वालों को क्या देखते हो? उनका कैरेक्टर देखते हो, उनका घर परिवार देखते हो, उनकी बात व्यवहार देखते हो। हाँ, तो बिजनेस भी आपके जो है ठीक उसी तरह काम करता है। बिजनेस भी आपके बेटे की तरह है। अगर आप अपना बिजनेस में किसी को उधार देना चाहते हो तो जिस पार्टी को आप उधार दे रहे हो उसका आप सबसे पहले कैरेक्टर डिफाइन करिए। उसका कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं है, वो पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। सबसे पहले तो बात आती है कैरेक्टर की। कैरेक्टर ही सब कुछ डिफाइन कर देता है। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, कैपेसिटी। आपने कैरेक्टर डिफाइन कर लिया, अब बात करते हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी आप पहले डिफाइन करिए, कैरेक्टर डिफाइन करने के बाद कैपेसिटी डिफाइन करिए। कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटी डिफाइन करने के लिए आपको करना ये होगा कि अगर वो कोई कंपनी है तो आप उसका बैलेंस शीट निकाल के उसको किसी सीए के से उसके साथ जो है सीए के साथ टाई अप करके उसको सर्वे कर सकते हैं। आप अगर उसने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस बैंक में जाइए और वहाँ पता करिए कि वो लोन चुका पा रहा है, समय पे नहीं चुका पा रहा है, कहीं ड्यू डेट से बात तो नहीं दे रहा है कि ड्यू डेट से पहले ही दे रहा है। अगर वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करता है या उसकी बैलेंस शीट बोलती है कि हाँ उसका कैश फ्लो बहुत मजबूत है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। कैरेक्टर हो गया, कैपेसिटी हो गया और कोलेट्रल हो गया। बिना लिखा पढ़ी के तो आज इस दुनिया में कुछ करने लायक ही नहीं है। बहुत से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ, नए नए स्टार्टअप के साथ धोखा हुआ है। तो कोलेट्रल का मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ट्रांजैक्शनल बिहेवियर को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में रख के चलिए। मतलब कि आपको जैसे ट्रांजैक्शन करना है उसके टर्म एंड कंडीशन बना लीजिए और आपको एवरी ट्रांजैक्शन एवरी टर्म एंड कंडीशन के साथ फॉलो अप होनी चाहिए। तभी आपको जो है उसके बाद जब ये तीनों चीजें आपकी पूरी हो जाती हैं तो आपको पूरे शौक के साथ आप उधारी पे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही चांस है कि आप कई कैटेगरीज से अपने कस्टमर को छांट के ले आते हैं और एक लॉयल कस्टमर को बिल्ड करते हैं, जिससे कि आपका कैश फ्लो आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ दिलाता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट स्टेप, 8वां स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका नाम है बिल डिस्काउंटिंग। जी हाँ, ये क्या होता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? मान लीजिए आपने किसी एक कस्टमर को 10 लाख का माल बेचा और वो एक कस्टमर आपका माल जो है, आपका लॉयल कस्टमर है, लेकिन आपको जो है उसने बोला कि 60 दिन में मैं जो है आपको पेमेंट करूंगा और उसने जो है आपने बिल दे दिया। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको कहीं उस दौरान कैश की जरूरत पड़ गई, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई या 9 लाख 8 लाख की जरूरत पड़ गई, तो आप कहाँ से लाओगे? तो आपके पास इसमें एक रास्ता दिखता है। आप बैंक के पास जाइए, बैंक से बोलिए कि फलाना कस्टमर को कंपनी ए के साथ मेरा जो है टाई कंपनी से मेरा परचेज हुआ है, उसकी बिल है, आप उस बिल को डिस्काउंट कर दीजिए। और कुछ बैंक वाले क्या करेंगे कि जैसे आपका 10 लाख का बिल है तो उसको 9.5 लाख में 50,000 रुपए अपना प्रोसेस चार्जेस जो है, अपने प्रॉफिट जो है काट कर आपको तुरंत आपको 9.5 लाख रुपए आपको खाते में आपके भेज देंगे। यहाँ से आपका कंपनी ए के साथ पैसा लेने का प्रोसेस खत्म होता है। अब ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो 60 दिन में अपने कंपनी ए जो आपकी कंपनी ए थी उसके साथ वो जो बैंक से जहाँ पे आपने बिल डिस्काउंट कराया वो जो है जाके 60 दिन में उस कंपनी से पैसा लेगा। तो इस तरह बैंक ने 50,000 रुपए भी कमा लिए और आपको तुरंत का तुरंत
9.5 लाख रुपए मिल गया और 2 महीने में आपने पता नहीं कितनी बार वो 9.5 लाख रुपए को रनअप करके टर्नओवर करके उससे कई गुना ज्यादा आपने कमा लिया। तो यहाँ पे दोनों लोग का फायदा होता है। आपका भी थोड़ा आपका फायदा तो ज्यादा होता है क्योंकि आपका कैश फ्लो मजबूत होता है। और यहाँ और दूसरी तरफ देखा जाए तो बैंक जो है, बैंक का तो फायदा होता ही है। दोस्तों हमारा अगला स्टेप 9वां स्टेप है बिग बिलियन सेल या फ्लैश सेल। ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि मोबाइल ई कॉमर्स कंपनीज जो होती हैं समय समय पे, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई त्योहार हो, समय समय पे बिग बिलियन डेज और महाबजट ऑफर्स वगैरह लाती रहती हैं और एक लॉयल डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट देती हैं। क्यों वो ऐसा करती हैं? क्या उनको आपके साथ प्रेम है? बिल्कुल प्रेम नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्यों करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि इतनी बड़ी कंपनीज जो होती हैं इनका इतना बड़ा टर्नओवर होता है कि इनको हमेशा फंड की जरूरत होती है, कैश फ्लो की जरूरत होती है अपने नए आइटम को इन्वेंट्री में इन करने के लिए और पुराने आइटम को इन्वेंट्री से आउट करने के लिए। तो इसमें होता क्या है कि वो ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए करती हैं कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले स्टेप में बताया था, किसी भी इन्वेंट्री में 3 टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला प्रोडक्ट होता है फास्ट मूविंग, दूसरा होता है स्लो मूविंग और तीसरा होता है नॉन मूविंग। तो ऐसे ही ई कॉमर्स कंपनी में भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि वो मूव करना चाहती हैं, बल्क में सेल करना चाहती हैं और उसको सेल करने के बाद अपना कैश फ्लो मेंटेन करके चलती हैं और उसको मजबूत करती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बिजनेस के लिए भी। आप अगर देखिए, अगर आप कोई ऐसा सेल चला सकते हो, कोई ऐसी स्कीम चला सकते हो जिससे आपका बल्क में सेल हो जाए, तो आपको भी ये करना चाहिए आपके इन्वेंट्री को मजबूत करने के लिए, आपके कैश फ्लो को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे लोगों के साथ तो बहुत काम हो गया, कुछ बड़ा जो है ख्वाब देखना चाहता हूँ और अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ। ये किसी शायर ने नहीं लिखा है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जो है अपना बिजनेस बड़ा करना है। कैसे बड़ा होगा? आपका सब कुछ है, आपकी इन्वेंट्री है, आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आपकी माल जो है बल्क में जो है सेलिंग नहीं हो रही है। तो आपको करना यह है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर ढूंढना है, एक ऐसा लॉयल सप्लायर ढूंढना है जो कि आपके प्रोडक्ट का सप्लाई जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे करे और वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो। आपको अपने सप्लायर को बहुत जल्दी नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म सप्लायर को जरूर ढूंढना चाहिए। एक स्टेबल सप्लायर को ढूंढिए जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म में आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप उनके साथ वर्क करिए। याद रखिएगा कि बिजनेस में, मार्केटिंग में आपकी प्राइस मैटर नहीं करती है, आपका टर्म मैटर करता है। मान लीजिए दोस्तों कोई बिजनेस है जहां पर आपका पैसा, अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपको 2-4 दिन में पैसा देना होता है, लेकिन वहीं अगर आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आप जब सेल करने जाते हो तो वो वहां पर आपको वो 30 से 40 दिन या 15 दिन के 20 दिन के बाद वो आपको पैसा मिलता है। तो आपका इसमें बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। कैसे मिसमैच हुआ? आपका जो पैसा आया वो 60 दिन में आ रहा है, आपको जो पैसा जा रहा है वो 4 दिन में जा रहा है। तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर जो है और एसेट में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच, जो कि किसी भी बिजनेस में आपके नहीं होना चाहिए मेरे फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको ये 10 के 10 स्टेप्स किसी बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाए, आपको ये 10 तक के 10 स्टेप कैसे लगे और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जब हम ग्रो करेंगे तो हमारा देश भी ग्रो करेगा। इसी मेंटालिटी के साथ मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।